शादी जब हुई थी तो वो इंसान ठीक नहीं था मेंटली, लेकिन हमें बताया नहीं गया। ये वैसे कॉमन सवाल भी है और सीरियस भी है कि मानसिक रोगी की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में रोग है या झाड़-फूँक वाली बीमारी है? वहाँ अगर हम एक बार ही अपने ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं, हुँ। तो ट्रस्ट फिर मैम बहुत ही रेयर होता है कि दोबारा से रीबिल्ड होने में दिक्कत आती है। सुदेश जी, आपका सवाल है कि मानसिक रोगी की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ऐसे सवाल हमारे पास अक्सर आते हैं। मानसिक रोग के बारे में और नॉर्मल शादी करने वालों के बारे में इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि सबसे पहला कन्फ्यूज़न लोगों का मानसिक रोगों के बारे में है कि ये ठीक हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये किस तरह के रोग हैं, ये वास्तव में रोग हैं या झाड़-फूँक वाली बीमारी है। तो उनका ये कन्फ्यूज़न चलते-चलते फिर इन मुद्दों पर भी आ जाता है कि शादी जैसा एक ज़िंदगी का अहम फैसला वो ले या ना ले, या जब वो शादी करने जा रहे हैं तो अपने पार्टनर को इस बारे में पूरा बताएँ या ना बताएँ। और अगर बता दिया तो फिर वो उनसे शादी करेगा या नहीं करेगा। परिवार भी डर जाता है। उनके ये सारे जितने भी इस बारे में डाउट हैं या जितने भी क्वेश्चन्स हैं, मन में कन्फ्यूजन्स हैं, सारे वैलिड हैं। क्योंकि जिस बीमारी के बारे में इतना कन्फ्यूजन है, उससे संबंधित निर्णय कोई लेना हो तो कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़बरदस्त होता है। डॉक्टर विकास, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा एक कन्फ्यूज़न ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम इस कन्फ्यूज़न पे बात कर पाएँ, इसे क्लियर कर पाएँ अपने दिमाग से, तो लोग बहुत क्लियरली डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे बीपी, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में वो जानते हैं कि जीवन भर चलेगी, क्योंकि इन बीमारियों को मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत सारी मेंटल इलनेसेस ऐसी हैं जो मैनेज करके अगर वो जीवन भर भी चले तो हमारी फंक्शनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करती। तो उस तरीके से तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें अगर अपनी बीमारी का पता है, हमें इलाज का पता है और हमारे परिवार को भी वो पता है और हम अपने पार्टनर को भी अगर पहले उस बारे में बता दें कि हमें ये बीमारी है, क्या आप हमारा साथ जीवन भर देना चाहेंगे? तो फिर कन्फ्यूज़न कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि इतनी क्लैरिटी एक रिश्ता शुरू होने से पहले होनी चाहिए। जी, मैम, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मैम, एक तो जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि भई आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, भई उसके एम्स क्या हैं अपनी लाइफ़ को लेकर के। हाँ, साइकोलॉजिकल अगर कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसमें भी फिर मैम ये देखना मैंडेटरी होता है कि उसकी सीवियरिटी लेवल कितनी है। अगर एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम्स मैनेजेबल हैं, हुँ, तो फिर उसमें शादी को लेकर के कुछ ज़्यादा असम्पशन्स नेगेटिव क्रिएट नहीं करनी। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे हम स्टेजिंग की बात करते हैं। अब एग्ज़ैक्टली। मान लीजिए किसी को फिजियोलॉजिकली फर्स्ट स्टेज कैंसर हो जाए और वो क्यूरेबल हो, लाइक थ्रोट कैंसर है, क्यूरेबल है, या फिर कोई लिम्फ नोड्स हैं और कैंसरस हैं, क्यूरेबल है, उन्हें रिमूव कर दिया जाए, तो उसके बाद उनके साथ ये तो जुड़ जाता है कि हाँ, उन्हें कैंसर था। बट स्टिल जी, बिल्कुल। वो लोग अपनी लाइफ आगे सही से चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी होती है जो मेडिकल की साइड से उनको दी जाती है कि ये यहाँ तक ही था और इस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। ऐसा मेंटल इलनेसेस में भी है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो क्योर हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो वास्तव में बीमारियाँ नहीं हैं, एक मेंटल स्टेट है। बिल्कुल मैम। जैसे एंग्ज़ायटी आजकल है, वो मेंटल स्टेट है, तो लोग सोचते रहते हैं, सोचे बिना तो लाइफ चलेगी ही नहीं। पर जब वो ज़्यादा सोचते हैं और सोचने की वजह से काम छोड़ देते, तब वो प्रॉब्लम है। हाँ, डेली फंक्शनिंग पे कुछ यस, इफ़ेक्ट डेली आता है। फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ गया। अगर वो सिर्फ इस बात को समझ ले कि यहाँ जाके ये आपका ज़्यादा सोचना बीमारी बन रहा है और यहीं से वापस आना है। एग्ज़ैक्टली। और अगर नहीं भी आ पाए तो जो मेडिसिन है या थेरेपी है उसकी हेल्प से वो मैनेज करके अपने काम पे वापस लौट जाएँ, तो भी सही है। तो ये जो इस तरह का जो गैप बीच में लोग समझ नहीं पाते, वही उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है ये सोचने पे। तो सुदेश जी, हमें लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जी मैम। और कोई सवाल आपका इस संदर्भ मैम, में? जैसे मैंने कुछ 1-2 लाइव एग्ज़ाम्पल देखे हैं। कोर्ट में केसेस होते हैं कई बार कि शादी जब हुई थी तो वो इंसान ठीक नहीं था मेंटली, लेकिन हमें बताया नहीं गया।
फिर उसके बाद वो केस फाइल करते हैं कि डिवोर्स चाहिए क्योंकि मेरे पार्टनर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो शादी से पहले जो क्लैरिटी है, जब हम किसी को देते हैं, तो उसके लिए जो इंसान उस पेशेंट के साथ या जो पहले पेशेंट था उसके साथ रहने वाला है, उनको क्या-क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, कैसे एक्सेप्टेंस या क्या-क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं और वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसे मैनेज कर पाएँगे, इसके लिए वो अपना माइंड प्रिपेयर कैसे करें? हम्म, ये वैसे कॉमन सवाल भी है और सीरियस भी है। ऐसे मैंने भी बहुत सारे सवाल सुने हैं और सेम केसेस मेरे पास भी आए हैं कि जिन्होंने धोखे से शादी कर दी। एक केस Yeah. तो ऐसे डिसेबिलिटी का था जिसमें दोनों को ही डिसेबिलिटी थी और उस डिसेबिलिटी साथ में आईक्यू भी एक इशू था। तो एज पर रूल उनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी पर हुई और आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई। ऐसे बहुत सारे और केसेस हैं। तो इसमें सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए फैमिली को और उस पर्सन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जिसकी शादी जी। परिवार करने जा रहा है, सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। कि दो परिवारों में जब रिश्ता जुड़ रहा है तो उन्हें बताना चाहिए इनको कि इनको ये बीमारी थी, हमने ये इलाज कराया, इलाज का पूरा प्रोटोकॉल, पूरा प्लान उनके साथ शेयर करना चाहिए कि हमने यहाँ तक का करा दिया, ये डायग्नोसिस है और ये प्रोग्नोसिस है, जी। ये बीमारी है और ये यहाँ तक ठीक हो जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा, हम इसे ऐसे मैनेज कर पाएंगे थ्रू आउट लाइफ। एक प्लान। अगर फिर सामने वाली जो फैमिली है या उनका जो जिससे भी रिश्ता होने जा रहा है, अगर उनको लगता है ये कन्वीनियंट है उनके लिए, वो कर पाएंगे, तो फिर वो डिसीजन उन पे छोड़ देना चाहिए। Exactly. ये होता है अरेंज मैरिजेस में। लव मैरिज में मैंने देखा है कि ये मुद्दा ही नहीं होता। लव मैरिज में एक अच्छी बात ये है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे की बीमारियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं और गुणों को भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये इसमें अच्छाई है, ये बुराई है, पर जैसा भी है मुझे रहना इसी के साथ है। और अगर उनका पार्टनर वो शादी से पहले बीमार है तो भी वो उन्हीं के साथ रहते हैं, बड़े खुश होकर शादी करते हैं। और अगर शादी के बाद बीमार हो जाता है तो भी उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट अदर जो भी उनके इश्यूज होते हैं। यस, लेकिन उनको नहीं पड़ता। पर अरेंज मैरिजेस में ये ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि रिश्तेदारों की या किसी औरों की सलाह पर ना जाएं, किसी नहीं बताना मत, रिश्ता टूट जाएगा, लेबलिंग हो जाएगी और अगर एक बार हो गई तो फिर रिश्ता कहीं नहीं हो पाएगा। अभी समय काफी बदल चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है, तो इस बारे में जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो समझती है कि बीपी, डायबिटीज जैसे हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और एंजाइटी डिप्रेशन भी सिमिलर है इनके, और ज्यादातर केसेस में एंजाइटी डिप्रेशन ही होते हैं। तो ऐसे में एक सोशल स्टिग्मा, एक टैबू, इन पे ना जाएं, रिश्तेदारों की बातों पर ना जाएं, लोगों के चार लोग क्या कहें पे ना जाएं। कुछ मैम जैसे आपने एक डिसेबिलिटी का भी एग्जांपल दिया था, तो उसमें सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है और पेरेंट्स कैसे इंडिविजुअल वो समझ के चलते हैं, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कि जैसे कुछ सोसाइटी की वजह से या जैसे अपने बता रिलेटिव की वजह से भी पेरेंट्स नहीं चाहते, वो अपने बच्चे को समझते हैं कि भाई हमारे बच्चे में इस तरह की दिक्कतें हैं, हम इनके साथ आगे भी लाइफ में इस तरह से एक्टिविटी को परफॉर्म करके या लाइफस्टाइल इसका इस तरह से मैनेजेबल करके आगे लाइफ अच्छी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिलेटिव प्रेशर बना देते हैं कि भाई जब तक आप वो आपके बच्चे को संभाल लोगे, आपके बाद आपके बच्चे का क्या होगा अगर डिसेबिलिटी लेवल ज़्यादा है। तो ऐसे में पेरेंट्स भी क्या सोचते हैं कि बस एक बार से अच्छा परिवार मिल जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सोसाइटल प्रेशर भी मान सकते हैं उसके, या फिर लैक ऑफ पेरेंटिंग भी बोल सकते हैं मैम, कि वो सिर्फ बच्चे को अपने ऊपर बर्डन समझते हैं और सिर्फ उसको अपने पास से आगे भेज दो। कभी कभी वो प्रेशर की वजह से ये भी नहीं देख पाते भी आगे जाने के बाद भी तो बच्चे की लाइफ होगी, वो जिस परिवार में जाएगा ऑलरेडी उसको इस तरह की कुछ डिसेबिलिटीज जो हैं इनके साथ वो उस परिवार में एडजस्ट कर भी पाएगा या नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें भी मैम काफी इम्पोर्टेंट रोल। यही सुदेश जी का सवाल था कि बाद में जब पता चलता है तो उनको लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया है और ये वास्तव में ही धोखा है। तो ऐसा करने से बचे। बिना ट्रांसपेरेंसी, बिना एक दूसरे को पूरा सच बताए
डिसेबिलिटी या किसी भी मेंटल इलनेस के केस में शादी नहीं करनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। इसमें एक और रीजन ये भी है मैम कि जैसे जो शादी होती है, अभी बोला जाता है अभी दो परिवारों का मेल है, सिर्फ दो इंडिविजुअल नहीं, दो फैमिलीज भी जुड़ती है मैम एक दूसरे के साथ, और वहाँ अगर हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं तो फिर रखेंगे कहाँ पे? बिल्कुल। टेक्निकली देखा जाए तो वही एक दूसरे के सुख दुख में वही तो परिवार शामिल होंगे। बिल्कुल। अगर कुछ नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। वहाँ अगर हम एक बार ही अपने ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं तो ट्रस्ट फिर मैम बहुत ही रेयर होता है कि दोबारा से रीबिल्ड होने में दिक्कत आती है। वो भी आती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज छुप नहीं सकती लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेंटल इलनेस में बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, तो वो एनवायरनमेंट चेंज होने से कुछ टाइम के लिए तो सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो एग्रावेट होंगे या बाहर आएंगे, लक्षण दिखेंगे, तो फैमिली तुरंत पहचान लेगी जहाँ पर भी वो पर्सन जाएगा, तो ब्लेम आएगा। और परिवार मैंने देखा है ब्लेम गेम में उलझा रहता है, फिर भी वो कहते आपने हमारे साथ धोखा किया, आपने नहीं बताया, आपने ये छुपाया, आपने वो छुपाया। अल्टीमेटली क्या होता है, जिस पर्सन को ठीक किया जा सकता था इलाज से, वो ठीक भी नहीं हो पाता, और उस परिवार में कई और लोग इस लड़ाई में बीमार हो जाते हैं, वो इंडिविजुअली भी नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जहाँ पर हम ज्यादातर केसेस में लिखते हैं एंजाइटी ड्यू टू फैमिली इश्यूज, और उसमें इसी तरह के इश्यूज आते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि परिवार ये नहीं समझ पाता ब्लेम गेम एक सॉल्यूशन नहीं है, उसे आप सिर्फ टाइम पास कह सकते हैं और अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं, पर वो उन्हीं में लगे रहते हैं। मैम इससे मुझे एक और बात ध्यान, जैसे कि बहुत ही कॉमन सी बात है कि लड़का लड़की, हमारा देसी हरियाणा में कहावत है, बिगड़ रहा है शादी कर दो, समझदार हो गया तो भी शादी कर दो। तो जब मैम लोगों को ये भी लगता है, कई बार होती मेंटल इलनेस है, लेकिन परिवार समझता है कि इसका इंटरेस्ट नहीं है, इसकी डायरेक्शन गलत जा रही है, शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा। तो इसको हम कैसे क्लैरिफाई करें कि शादी करने से मेंटल इलनेस ठीक होती है, या फैमिली ठीक होती है, या उनकी जिम्मेदारियां खत्म होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? शादी करने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और दूसरा ये जो आप कह रही हैं, इसके पीछे का अगर आप रीजन जानेंगी तो रिश्तेदार सबसे ज्यादा होते हैं, जो मन में एक एंजाइटी इंड्यूस करते हैं कि अच्छा जी देखो आपकी बच्चे की एज का हमारा बच्चा था, उसके तो आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं हम तो दादा दादी भी बन गए और आपके अभी हुआ भी नहीं, तो क्या इनको बूढ़ा करके शादी करोगे? इस तरह के जो डायलॉग्स है वो उनको सुनने को मिलते, जो एंजाइटी इंड्यूस करते हैं उनमें। तो वो परिवार जो पूरी तरह से, कई परिवार तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल जानते हैं कि हमारा बच्चा शादी लायक नहीं है, मेंटल इलनेस के केस में भी और वैसे भी, तो भी इस तरह का प्रेशर उन दोनों केसेस में भी आता। पर हम बात करें सिर्फ मेंटल इलनेस की यहाँ, तो वो जानते हैं कि हमें इसकी शादी नहीं करनी, उन्होंने अपना निर्णय भी ले रखा है, लेकिन ये प्रेशर दोबारा से उन्हें सोचने पे मजबूर करता है, और वो काम करते हैं जो वो उन्होंने चाहा नहीं था। इसके पीछे ये है, और ये कंपैरिजन पेरेंट्स के मन में डाल दिया जाता है, चिंता पेरेंट्स के मन में डाल दिया जाता है, बुढ़ापे में आपका क्या होगा, आपका वंश कैसे चलेगा, इस तरह की सारी चीजें। तो वो शादी के बाद बाकी सब लोग तो एज यूजुअल अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो जो जिम्मेदारी बढ़ती है वो उस परिवार की बढ़ती है जो पहले से जानता था कि हम शादी करेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम घटी नहीं, 4 गुना बढ़ गई, और उल्टा बिना उन्होंने ये जाने भी कई बार लोग शादी कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर मेंटल इलनेस कौन सी है, डायग्नोसिस क्या है, इस केस में शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, इलनेस का लेवल क्या है, कहाँ तक क्योर हो चुकी है, और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं। इसको थोड़ा क्लैरिटी से ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप फिर भी शादी करना चाहते हो तो उस परिवार को बताओ कि हमारे बच्चे का ये इलाज चल रहा है, इस इलाज के बाद ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद लाइफ सही चलेगी। और जब तक आपको इसको, या तो आप शादी मत करिए, होल्ड पे रखिए, और करेंगे तो आगे आप इलाज कंटिन्यू करिएगा। तो इस तरह की आपस में एक म्यूचुअल कमिटमेंट डिस्कशन के साथ अगर वो शादी करी जाए तो कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल प्रिपेयर्डनेस है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलनेस है,
कमिटमेंट है कि हाँ ठीक है भाई, हमें बाकी सब चीजें ठीक लग रही हैं। और बहुत लोग एक बड़ा सिंपल सा एक वो देते हैं जो कि वैसे रियलिटी भी है कि शादी के बाद हो जाता तो क्या, कभी भी तो हम ठीक करते हैं, Exactly. तो क्या हो गया। तो वो एक बड़ा एक अच्छा वो होता है सोच, और समझदार लोगों की यही सोच होती है कि बीमारी चाहे जो भी हो, अगर वो ठीक होने लायक है तो उसमें लोगों के साथ भेदभाव ना करें। हाँ, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए उसे ठीक करने की। तो शादी जैसा फिर ये जो क्वेश्चन है वो बीच में आएगा ही नहीं। मैम आपने बहुत क्लैरिटी बात के बारे में कि हमें सोसाइटल इन्फ्लुएंस को लेके माइंडफुल रहना चाहिए। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि फैमिली क्या चाहती है और सोसाइटी क्या चाहती है। बिल्कुल। जी, विकास सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम जैसे अपने क्वेश्चन में डाला था कि शादी के बाद मेंटल इलनेस कितनी ठीक हो सकती है, या फिर कभी कभी पेरेंट्स इसलिए शादी कर देते हैं उसकी कंडीशन को समझ नहीं पाते कि भी इसको शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। ये डिपेंड करता है मैम, एक तो सीवियरिटी लेवल ही कितना है, मैनेजेबल है तो वो तो मैम शादी से पहले भी अगर पेरेंट्स ट्राई करते समझते चीज़ को तभी वो मैनेज किया जा सकता था, और शादी के बाद जो परिवार मिलेगा अगर वो समझेगा तब भी ठीक किया जा सकता है। और दूसरा मैम इसमें दोनों फैक्टर होते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है और कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जिसकी शादी है उसको इमोशनल सपोर्ट कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको कितना समझा जा रहा है। दूसरा परिवार उसकी सपोर्टिव कितना है। कभी कभी क्या होता है कि जो मेंटल कंडीशन है वो इन्वायरमेंटल भी होती है, इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे शादी के बाद जो परिवार मिला है तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले वाले परिवार से अलग हो सकता है। अगर अच्छे से उसको समझा जाएगा तो उसकी कंडीशन ऑटोमेटिक हार्मोन ब्लड सिस्टम भी बैलेंस में आएगा मैम, खुश रहेगा इंसान तो हार्मोन भी बैलेंस में रहेंगे, तो आपकी मैनेजेबल होने की पॉसिबिलिटी काफी सही होती है। तो ये मैम एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, एनवायरनमेंट पे जैसे इन्होंने बताया तो मान लीजिए कि एक एनवायरनमेंट में ओसीडी पेशेंट है, मदर है या फादर है, और वहाँ जो बच्चे होंगे जब वो शादी लायक होंगे, बचपन से उन्होंने ओसीडी वाला एनवायरनमेंट देखा, अपने पेरेंट्स को ओसीडी इंटेंस एंजाइटी में देखा, तो क्या रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली तो उनका पैटर्न भी एंग्सियस बन जाएगा। लेकिन जब अब उनकी शादी होगी, एनवायरनमेंट में सडन चेंज आएगा, और वो फैमिली में अगर कोई मेंटल इलनेस नहीं है तो ऑटोमेटिक एक पॉजिटिविटी आएगी। एक पॉजिटिविटी आएगी। ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस का एक सीधा सा एग्जांपल है कि कितना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट का चेंज होना एक पर्सन की एंजाइटी को रिमूव कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा। दूसरा एग्जांपल है डिसफंक्शनल फैमिली। एक फैमिली है जिसमें कोई शराब पीता है या कोई और नशा करता है, बाकी लोग उसको सुधारने के चक्कर में अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लगे कि इसका इलाज करा दे, इसे सुधार ले। अक्सर हमने ऐसा ही देखा है कि ये ठीक हो जाए तो फिर सब ठीक है। तो ऐसे में वो अपना पूरा फोकस उसके ऊपर लगा देते हैं, और इसीलिए उस फैमिली को डिसफंक्शनल कहा जाता है कि जो लोग फंक्शनल थे वो भी उसके साथ उसके ऊपर अपना प्राइम फोकस डालते हुए खुद के काम से दूर हो गए और बीमार भी होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे परिवार का बच्चा शादी करके जब किसी दूसरे नॉर्मल परिवार में जाता है जहाँ इस तरह का कुछ नहीं है, तो उस पर भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा, उसका भी दिमाग रीसेट होगा, पॉजिटिविटी आएगी तो वो फंक्शनल भी होगा और ग्रोथ माइंडसेट में भी जाएगा। तो इस तरह से ये जो मेंटल इलनेसेस का और एनवायरनमेंट का बड़ा क्लोज कनेक्शन है। साथ ही साथ जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो जेनेटिक कोड को ब्रेक करने में भी हेल्प मिलेगी। जेनेटिक म्यूटेशन जो होती है कि जब आपके एनवायरनमेंट में एंजाइटी है नहीं, आगे चल के जब उनके बच्चे होंगे तो वो खुद एनवायरनमेंट की वजह से पहले पॉजिटिव हो चुके हैं, तो उनका जो जेनेटिक वाला फैक्टर है वहाँ यहाँ कम इन्फ्लुएंस करेगा, तो एक ये भी अच्छी बात होगी। तो इस तरह इसमें काफी सारे ऐसे वेरिएशंस हैं जिनको अलग अलग तरह से देखने के बाद पॉसिबिलिटी क्या है, शादी करने से बीमारी बढ़ेगी घटेगी, इतनी ही रहेगी, आगे की जनरेशन्स को कितना अफेक्ट करेगी, वो सारा हिसाब किताब लगा के ही शादी करनी चाहिए। पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसका एक क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता कि नहीं, किसी भी मानसिक रोग में शादी कर ही दो और करनी ही चाहिए,
और या बिल्कुल नहीं करो। नहीं। इन सब को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके शादी का डिसीजन लेना चाहिए, जैसे हम अदर नॉर्मल केसेस में देखते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स को क्राइटेरिया देखते हैं, सेम इसमें भी देखना चाहिए। और मेंटल इलनेसेस का अगर हम टैबू हटा दें तो फिर ये भी बिल्कुल नॉर्मल ही मुद्दा है जैसे बाकी सब। तो मैम हम कह सकते हैं कुंडली के साथ साथ हमें अपनी बाकी डिटेल्स भी शेयर करनी यस, चाहिए। कुंडली के साथ साथ एक मेंटल हेल्थ चेकअप भी करा लेना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि शादी कब और कैसे की जानी चाहिए और किस तरह का सबको इसका डिस्क्लोजर जो एक होता है वो देना चाहिए कि हाँ हमारी ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की ये हमारी इनकी मेंटल हेल्थ अभी ऐसी है, अब आप देख लीजिए ये आप जैसे हैं आप इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कबूल है वाला सीन है तो वो वाला कर सकते हैं। राइट। बिल्कुल। प्री मैरिज काउंसलिंग में से देश का पेपर भी यस यस। मैम मैं यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, आपने बहुत सही बता दिया कि प्री मैरिज काउंसलिंग का पोस्ट मैरिज काउंसलिंग बहुत कॉमन है, क्योंकि हम इलाज की तरफ तब भागते हैं जब हम किसी चीज़ से परेशान हो चुके होते हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रिवेंट कर पाएँ, जैसे कि बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसमें प्री मैरिज काउंसलिंग का कितना पॉजिटिव रोल है अगर हम उसकी तरफ जाएं तो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने अपनी सिस्टर को गिफ्ट में दिए थे प्री मैरिज काउंसलिंग के 3 सेशन। अच्छा। कि मैंने बुक करा दिए हैं, हाँ। तुम जाओ शादी से पहले, आफ्टर दैट तुम शादी करना, ये ही मेरा गिफ्ट है। मुझे वो इनिशिएटिव बहुत पसंद आया था। बीइंग अ थेरेपिस्ट, आपका क्या टेक है उस पे? जी, प्री मैरिज काउंसलिंग पहले के टाइम में तो जॉइंट फैमिली होती थी तो वहां पर घर के बड़े ही वो काउंसलिंग कर दिया करते थे कि अगले परिवार में जा रहे हो इस तरह से रहना, तो वो जो बेसिक्स थे सारे। पर ये वाली जो काउंसलिंग है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं पर्सनालिटी का एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट कि ये कंपैटिबल है या नहीं। जो समझाने वाला मुद्दा होता था वो ये होता था कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे सामने वाले की इज्जत पे कोई खतरा आए या हमारी पे आए। सबसे बड़ा रहता था प्रेस्टीज। तो अभी वो तो एक है ही है जो ट्रेडिशन की वजह से या ट्रेडिशनली चला आ रहा है, साथ ही साथ अब सबसे बड़ा है कि क्यों ना उस पे बात कर ली जाए जो वास्तव में एक मुद्दा है कि दो लोगों की शादी हो रही है, दोनों अलग पर्सन है, तो वो एक जैसा कैसे सोच सकते हैं, एडजस्टमेंट, एक ही मुद्दे पे सहमत कैसे हो सकते हैं। और जेंडर डिफरेंस भी है, तो जेंडर डिफरेंस के साथ माइंडसेट भी अलग अलग हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर फिर इंडिया में ऐसे है कि शादी दो लोगों की नहीं होती, दो परिवारों की होती है, और परिवार कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है या जॉइंट फैमिली हो सकती है। तो ऐसे में उनको, लड़के को भी लड़की के परिवार को अपना परिवार समझना पड़ता है, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, ऐसे ही लड़की को समझना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पर ट्रेड्स का बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजिकली, माइंडसेट और ट्रेड्स, कि किसमें वो क्षमता और गुण है जो इन सब जिम्मेदारियों को समझते हुए एडजस्ट कर ले। इसमें 3 पॉइंट मेन आते हैं। कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है कि दोनों की पर्सनालिटी ऐसी है जो कम्युनिकेट कर लें आपस में। सपोज एक हाईली इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है, तो क्या वो कंपैटिबल हो पाएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनको कम्युनिकेशन में ही आएगी। एक को बोलना पसंद नहीं और एक चुप नहीं रह सकता, तो कैसे होगा? तो प्री मैरिज काउंसलिंग, हाँ, तो प्री मैरिज काउंसलिंग इसमें हेल्प करेगी कि आपकी प्रॉब्लम ये है और ये आपके रिश्ते में एक बाधा बन सकती है। तो आप इसको आगे चल के कैसे करोगे, वो हम अपने टेस्ट में उन्हें बताएंगे। जो अभी वो सिर्फ अज्यूम कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे कि हमारा अब तो सब पे मैच कर रहा है, क्योंकि शादी से पहले वाला जो एक लवर एटीट्यूड होता है उसमें पर्सोना में हम क्या करते हैं, बेस्ट वर्जन को दिखाते हैं, वो फेस ऐसा होता है। तो ऐसे में हम हर चीज से एग्री करते हैं, अच्छा मैं ऐसा सोचता हूँ, हाँ मैं भी ऐसा ही, ये वाली चीज। तो ये सबके साथ होती है, पर बाद में फिर होता है एक कॉमन डायलॉग आता है, आप बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। भाई बदल गई, लवर से हस्बैंड या वाइफ बन गई, परिस्थितियां बदल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल गई, और अब जो सबसे बड़ा जो था वो पर्सोना हट गया, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए लगाना पड़ता है और ऑटोमेटिक लगता है। तो ऐसा नहीं कि अब बेस्ट वर्जन से वर्स्ट वर्जन आ गया, अब रियल मी बाहर आ गया। तो हम बताते हैं कंपैटिबिलिटी में रियल मी कि वो ये था, और इस रियल मी को
आप बताओ कि जब यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे करोगे अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते? तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के बीच में बैलेंसिंग कैसे होनी है? कैसे एक आदमी थोड़ा आगे बढ़ के इतना तो बोले कि अपनी बात सामने वाले को कहे, और इस वाली एजम्पशन से भी बाहर आए कि अच्छा रिश्ता वो होता है जो बिना कहे समझ ले एक दूसरे को। ये बहुत ये common बहुत है कॉमन है, जहाँ- तो अंतर्यामी नहीं होते ना, ऐसे कि बिना कहे समझ ले, राइट। तो वो बिना कहे अज्यूम करेगा और वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी और वो कुछ भी अज्यूम कर सकता है। तो इस तरह की चीजें आती हैं।